So Raja, let's start with AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट। सो अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है सर, जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, जिसका आपका क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, वो फुल टाइम भी हो सकता है, वो पार्ट टाइम भी हो सकता है, वो सीजनल वर्कर भी हो सकता है आपके लिए, वो कैजुअल भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, वो टेम्पररी भी हो सकता है। और यहां पे हम जब बेनिफिट की बात करते हैं, हम बेनिफिट कैश में देंगे या हम बेनिफिट काइंड में देंगे, किसके लिए, जो एम्प्लॉय हमें सर्विस दे रहा है उसके लिए। अब किसको दे सकते हैं, हम एम्प्लॉय को दे सकते हैं, उसकी वाइफ को दे सकते हैं, उसके बच्चों को दे सकते हैं, या उस पर कोई डिपेंडेंट हम उसे दे सकते हैं। डन। अच्छा सर, ये जो बेनिफिट्स होते हैं ये कहां मेंशन रहते हैं, या तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो फॉर्मल एग्रीमेंट है उस पर मेंशन रहेंगे, या तो कोई लॉ के अंदर रहेंगे, लाइक पीएफ एक्ट, अंडर लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट के तहत हमें कुछ बेनिफिट्स उन्हें देने पड़ेंगे, या हम इंफॉर्मल बेनिफिट देते हैं, लाइक दिवाली का बोनस, न्यू ईयर की पार्टी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब सर यहां पे जब एम्प्लॉय बेनिफिट की बात करते हैं तो हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि हम बात करते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पे करने वाली है, जो कंपनी पे करने वाली है, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अब एक साल बीत गया, एक साल वो एम्प्लॉय ने सर्विस दे दिया, ठीक है, वो एम्प्लॉय नया नया ज्वाइन किया तो उसने एक साल पूरा सर्विस दे दिया। तो जैसे उसने एक साल की सर्विस दे दिया तो आपको शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट कैलकुलेट करने पड़ते हैं, आपको लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट कैलकुलेट करने पड़ते हैं, और आपको उसके लिए पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी कैलकुलेट करने पड़ते हैं। इन सब के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजन बनाना है, और जितना भी प्रोविजन बनाना है, आपने ईयर 1 पे बनाना है, ईयर 2 पे, ईयर 3 पे, ईयर 4 पे, ईयर 5 पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो आज हम कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई साहब कितना प्रोविजन नीडेड है। डन सर। अब एम्प्लॉय बेनिफिट का पेमेंट हम कब कब पास ऑन करते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, दैट इज शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, तीसरा होता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट, और चौथा होता है टर्मिनेशन बेनिफिट। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है, जो कि आप पे कर रहे हैं ईयर एंड होने के 12 महीने तक, ईयर एंड होने के 12 महीने में अगर आप पे कर रहे तो आपका शॉर्ट टर्म, ईयर एंड हो गया लेकिन 12 महीने के बाद पे कर रहे हो, लेकिन बिफोर रिटायरमेंट पे कर रहे हो, तो आपका क्या हो गया लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट क्या है कि भाई जिस दिन वो बंदा रिटायर हो रहा है उस दिन हम उसको पे कर रहे हैं, और आखिर में टर्मिनेशन, दैट इज हम उसे निकाल रहे हैं, तब के बेनिफिट की बात हो रही है। ओके सर। अब शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, ये आपका बचपन है, आपके खून में बसा हुआ है कि भाई साहब शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं, करंट ईयर की सैलरी कितनी है, कितनी सैलरी एडवांस दी है, कितनी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, और कितना पेमेंट आपने किया है। परफेक्ट। ओके। जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का ट्रीटमेंट रहता है वो सेम एज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट का ट्रीटमेंट रहता है, और जो टर्मिनेशन बेनिफिट रहते हैं लाइक वीआरएस एक्सेट्रा, हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं। ओके। अब सर मेन यहां पे हमारा जो डिस्कशन आके रहता है वो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट पे रहता है। ठीक है, एक होता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। व्हाट डू यू मीन बाय डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान? लाइक मैं एक कंपनी हूं, मेरे पास एम्प्लॉइज है 20 या उससे ज्यादा, मैं पीएफ एक्ट के अंदर रजिस्टर कर लिया अपने आप को। मैंने किसके अंदर रजिस्टर कर लिया? पीएफ एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर लिया। अब जो एम्प्लॉयर है क्या उसे पीएफ एक्ट के अनुसार पैसा जमा करना पड़ेगा? हां सर। तो एम्प्लॉयर के लिए अब हेडेक कम हो गया। एम्प्लॉयर को पता है कि भाई साहब सैलरी का कितना परसेंट तुमने प्रोविडेंट फंड में जमा करना है, तो एम्प्लॉय को एक तो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, ऊपर से आगे आप पढ़ोगे डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर एम्प्लॉय को एक्चुअली का वैल्यूएशन भी कराना पड़ता है अगर वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान लेता है तो। बट यहां पे डिफाइंड बेनिफिट प्लान की तरह एक्चुअली का वैल्यूएशन भी नहीं कराना है, ना हेडेक है, ना एक्चुअली का वैल्यूएशन कराना है, और ना कंपनी को चिंता है कि भाई रिटायरमेंट पे एम्प्लॉय को हम पैसा कैसे देंगे। सिंपल है, एम्प्लॉयर जो कंपनी है वो प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल देगी और हर साल प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते रहेगी। ये प्रोविडेंट फंड कौन मेंटेन करता है? गवर्नमेंट मेंटेन करता है। तो जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो गवर्नमेंट का जो फंड है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसमें से पेमेंट मेंटेन किया जाएगा, उसमें से पेमेंट एम्प्लॉय को दिया जाएगा। तो यहां पे एम्प्लॉयर को कोई चिंता करने की नीड नहीं है, वो सिंपल है, जितना वो पे करेगा वो उसे अपना क्या मान लेगा?
खर्चा मान लेगा। जितना वो पे करेगा उसको अपना क्या मान लेगा, खर्चा मान लेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर। ये प्लान में एम्प्लॉयर कोई फंड में पैसा नहीं डाल रहा है। एम्प्लॉयर बोलता है तू चिंता मत कर एम्प्लॉय, जब तू रिटायर होगा मैं तुझे पैसा देगा, जब तू रिटायर होगा मैं तुझे पैसा देगा। तो एम्प्लॉयर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है कहीं पे पैसा जमा करने का। यहां पे एम्प्लॉयर को पैसा जमा करना पड़ता है एक स्पेसिफिक फंड के अंदर, जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, या जो भी, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एग्जांपल है। ठीक है, तो यहां पे एम्प्लॉयर को जमा करना होता है, उसके ऊपर एक लाइबिलिटी होती है कि उसे जमा करना पड़ेगा ही। ठीक है, बट डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर एम्प्लॉय को कितना रिटायरमेंट में पैसा देना है वो एम्प्लॉयर एस्टिमेट करता है, लेकिन एम्प्लॉयर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो पैसा अलग से कहीं पे जमा करेगा ही, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, वो एम्प्लॉयर की इच्छा है कि वो अलग से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और वो इन्वेस्टमेंट बाद में यूज होगी वो एम्प्लॉय को पैसा देने के लिए, या वो बोलेगा भैया मेरी कंपनी में बहुत पैसा है, मैं बहुत धनवान आदमी है, फ्यूचर में एम्प्लॉय को जो देना है मैं देख लूंगा, मेरे को जरूरत ही नहीं है कोई इन्वेस्टमेंट करने की। तो ये एम्प्लॉयर की मर्जी होती है कि जो एम्प्लॉय को पैसा चुकाना है उसके प्रेजेंट वैल्यू को क्या वो इन्वेस्ट कर रहा है या नहीं। आर वी क्लियर एवरीवन? यहां तक सबको क्लैरिटी है? अब जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स होते हैं, जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स होते हैं, एम्प्लॉयर भले ही कोई इन्वेस्टमेंट ना करे, लेकिन क्या वो एम्प्लॉय को कमिट कर रहा है कि 5 साल बाद मैं तुझे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दूंगा, मैं तुझे रिटायरमेंट के बेनिफिट दूंगा? द आंसर इज यस। ठीक है, तो अब राजा मेरे AS29 और AS15, अब AS29 क्या बोलता है कि भाई साहब तुम्हें दिख रहा है कि फ्यूचर में तुम्हें 30 लाख रुपए 25 लाख रुपए रिटायरमेंट पे देने हैं, भाई साहब उसका प्रोविजन आज बनाओ। एम्प्लॉयर बोल रहा है यार सुनना AS29 मैं बाद में दे दूंगा यार, मेरे पास बहुत पैसा है। AS29 बैक्ड विद AS15 वो बोलेंगे इधर आ, एक थप्पड़ मारेंगे और बोलेंगे चुपचाप से प्रोविजन बना। तो आपको प्रोविजन तो बनाना पड़ेगा ही, आपको प्रोविजन तो बनाना पड़ेगा ही। तो यहां जा मेरे, क्या डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में कोई प्रोविजन वगैरह बनता है क्या? द आंसर इज नो। यहां पे सिंपली जो पेमेंट है वही एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है, बट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में नो प्रोविजन इज नीडेड, बट डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्योंकि आप एम्प्लॉय को कमिट कर रहे हो कि मैं 5 साल बाद तुझे रिटायरमेंट बेनिफिट दूंगा 30 लाख रुपए का, तो आपको प्रोविजन बनाना पड़ता है। आज से ही आपको हर साल कुछ ना कुछ प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो अब कितना प्रोविजन बनाना पड़ेगा? क्या कंपलसरी है बनाना? हां राजा बिल्कुल कंपलसरी है बनाना, आप उसको बैक ऑफ नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास बहुत पैसा है मैं प्रोविजन नहीं बनाऊंगा। हां बहुत पैसा है इन्वेस्टमेंट नहीं किया चल जाएगा, बट बहुत पैसा है प्रोविजन नहीं बनाऊंगा ये नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? एस्टिमेटेड बेनिफिट। तो इसके रिगार्डिंग हमने एक सवाल किया हुआ था या सवाल देखा हुआ था, इलस्ट्रेशन नंबर 9। ठीक है, यह आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। पहले तो आप ये निकालो कि भाई आपके पास कोई एम्प्लॉय है वो रिटायर कब हो रहा है, वो रिटायर कब हो रहा है। तो हमारे सवाल में जो एम्प्लॉय है वो रिटायर होगा आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years ऑफ सर्विस। और रिटायर कब हो रहा है? 5 साल की सर्विस करने के बाद। ठीक है, ओके सर। अब रिटायरमेंट पे कितना पे करना है, रिटायरमेंट पे कितना पे करना है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। द कंपनी की पॉलिसी है कि हम उसे एक लम सम पेमेंट देंगे। लम सम मतलब एक साथ 25% ऑफ लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी, 25% ऑफ लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी। तो आज से 5 साल बाद जो उसकी सैलरी रहेगी उसका 25%, ठीक है, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय जितने ईयर्स उसने सर्विस में कंप्लीट किया है। तो रोशन ने आज ज्वाइन किया है, वो 5 साल बाद रिटायर करेगा। ओके, तो 5 साल बाद उसकी सैलरी कितनी होगी हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो चलो 5 साल बाद आज उसकी सैलरी है 14,90,210। पहले उसे 10% से बढ़ाओ, 10% से बढ़ाओ, 10% से बढ़ाओ, 10% से बढ़ाओ, 10% से बढ़ाओ। ठीक है,
अब 10% से बढ़ाना है तो आप इंटू 110% 5 बार कर सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं 4,90,200 मल्टीप्लाइड बाय कितने परसेंट से बढ़ाना है, 10% से बढ़ाना है। तो क्या मैं 10% को 1.10 लिख सकता हूं? बिल्कुल सर। 10% का 1.10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 प्लस रेट अपॉन 100 द होल डिवाइड बाय 5, सॉरी द होल टू द पावर 5। तो 1.10 इंटू इक्वल टू 2, 3, 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 14,90,210। तो ये आ गया 23,99,998। तो राउंड ऑफ में कितना हो गया? 24 लाख। तो पहले आपने क्या कैलकुलेट किया? पहले आपने एस्टिमेटेड बेनिफिट पेएबल आपने कैलकुलेट किया कि भाई साहब 5 साल बाद वो रिटायर होगा तो उसे कितना पैसा देना है। ठीक है, अच्छा अब सर मुद्दा यहां पे क्या है? ठीक है, अरे सॉरी माय बैड, ये तो इसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है ना, ये तो इसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है, मेरी गलती। ये है इसका एस्टिमेट बेनिफिट पेएबल। लास्ट ड्रॉन सैलरी 24 लाख, 24 लाख का 25% मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड इयर्स 5 साल, तो ये क्या हो गया? इसका एस्टिमेटेड बेनिफिट पेएबल। अब आपको क्या करना है? ये एस्टिमेटेड जो बेनिफिट है इसको डिवाइड करना है किससे? उसका रिटायरमेंट में कितना टाइम है? 5 साल का टाइम है, तो डिवाइड बाय 5 दैट इज 6 लाख रुपए, दैट इज 6 लाख रुपए। फिर आपको ये 6 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, दैट इज ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। अब यहां पे कैच है, जो लास्ट ईयर रहता है ईयर 5 वहां पे हमेशा 1 आएगा, और आपने अपने कैलकुलेटर पे लेना है 1 डिवाइड बाय 1.08। क्या आंसर आया? 926। हालांकि आईसीए आपको देता है, बट अगर आईसीए आपको नहीं देगा तो आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, माय बैड, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर नहीं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, एन्युटी मैंने गलती से बोल दिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, पहले साल आखिरी साल जो है आपका 5th ईयर, इस क्वेश्चन में क्योंकि 5 साल बाद रिटायर करेगा तो 5वां साल में 1 है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में वो 15वें साल में रिटायर करे, कब? 15th ईयर पे वो रिटायर करे, तो जो 15th ईयर रहेगा वो 1 रहेगा, और रिवर्स ऑर्डर में आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखोगे, और फिर आप क्या करोगे? 6 लाख मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये आपका क्या आ गया? ये आपका करंट सर्विस कॉस्ट आ गया। ओके, फिर आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करोगे। सर याद रखना हमेशा ब्याज ओपनिंग बैलेंस पे होता है, और ये जो हम पैसा जमा कर रहे हैं ये ईयर 1 के एंड में जमा कर रहे हैं। ये पैसे कब जमा हो रहे हैं? ईयर एंड पे जमा हो रहे हैं। सर ऐसा क्यों? ईयर एंड पे क्यों जमा हो रहे हैं? बेटा मेरे, राजा मेरे, मैं पहले ये तो देखूं वो एम्प्लॉय पूरा साल भर काम किया या नहीं किया। मान लो ये जो रोशन है ये पहले साल में भग गया, तो मैं क्या ईयर एंड में रोशन के नाम से कुछ पैसा करंट सर्विस कॉस्ट के नाम से कुछ खर्चा बुक करूंगा? द आंसर इज नो। मैं पहले देखूंगा क्या रोशन पूरा साल भर मेरे पास टिक गया। हां, वो अगर मेरे पास 1 साल टिक गया तो बल्ले बल्ले अब मैं कैलकुलेशन करूंगा। तो मैंने ईयर 1 के एंड पे ही ये पैसा अलोकेट करूंगा। तो ईयर 1 के एंड में 4,51,000, फिर अगले बार 4,51,000 आपका ओपनिंग बन गया, उस पे 8% का ब्याज, और साथ में आप सेकेंड ईयर के एंड में 4,76,400 और जमा कर रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया? क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, फिर यही क्लोजिंग बैलेंस आपका क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। और फिर इस पे आप 8% कैलकुलेट करोगे। फिर थर्ड ईयर का जो करंट सर्विस कॉस्ट है वो आपने ऊपर से निकाला हुआ है 5,14,200, वो ऐड करोगे और क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे। ठीक है, अब सर इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है? इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है? आपकी जर्नल एंट्री होगी करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, जो आपने यहां पे कैलकुलेट किया था। करंट सर्विस कॉस्ट 441, 476, 400, 514200, 555600, 6 लाख, यह आपका करंट सर्विस कॉस्ट है।
आप पहले करंट सर्विस कॉस्ट को डेबिट करोगे, ठीक है। फिर जो ब्याज आपने नीचे टेबल पे कैलकुलेट किया था, जो ब्याज आपने नीचे के टेबल पे कैलकुलेट किया था, 35 280 76 200 14 123 447 और बैलेंसिंग फिगर, ईयर 1 पे तो जीरो रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये आपका हो गया फाइनेंस कॉस्ट, और ये दोनों मिला के क्या बन गया हमारा, प्रोविजन बन गया। क्या बन गया हमारा, प्रोविजन बन गया। अब ये प्रोविजन कहां दिखेगा भाई साहब, ये प्रोविजन आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखेगा। कहां पे दिखेगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहां आता है, नॉन करंट लायबिलिटी में। दैट इज बैलेंस शीट लायबिलिटी, लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ओके सर, और ये जो भी करंट सर्विस कॉस्ट है और फाइनेंस कॉस्ट है वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। जैसे ही 5 साल बीत जाएंगे, जैसे ही 5 साल बीत जाएंगे, तो राजा मेरे रोहन रिटायर करेगा। रिटायरमेंट पे मैं उसे कितना पैसा दूंगा, 30 लाख रुपए, और इसको डेबिट क्या करूंगा, प्रोविजन में डेबिट करूंगा। सर ये 30 लाख रुपए तो आपके लिए खर्चा है ना। हां राजा, 30 लाख खर्चा है, तो देखना मैं वो खर्चे को अलोकेट कर चुका हूं मेरे अलग अलग सालों में। एक बार चेक कर, वो खर्चे को मैं अलोकेट कर चुका हूं अलग अलग सालों में। आर यू क्लियर एवरीवन, ठीक है, सॉलिड है, डन सर, यहां तक तो क्लैरिटी है सबको। अब सर क्या ऐसा हो सकता है कि भले ही कंपल्शन नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, बट एम्प्लॉयर ये सोचता होगा कि भाई साहब एक साथ 30 लाख रुपए कहां से लाऊंगा, तो जो एम्प्लॉयर है वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। बिल्कुल, अगर वो एम्प्लॉयर सोचता है कि भाई मैं 5 लाख रुपए पर एनम का इन्वेस्टमेंट करूंगा, ईयर 1 के एंड में, ईयर 2 के एंड में, ईयर 3 के एंड में, ईयर 4 के एंड में, ईयर 5 के एंड में, वो सोच रहा है कि मैं हर साल 5-5 लाख का इन्वेस्टमेंट करूंगा। पहली बात, ये जो इन्वेस्टमेंट है जो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए होती है, इस इन्वेस्टमेंट पे AS 13 अप्लाई नहीं होता है। आर वी क्लियर? और इस इन्वेस्टमेंट को हम AS 15 के अंदर क्या नाम देते हैं, प्लान एसेट का नाम देते हैं। जैसा एसेट अकाउंट होता है, ओपनिंग ऑन द डेबिट, क्लोजिंग ऑन द क्रेडिट, ड्यूरिंग देयर आपने एसेट में और पैसा जमा किया, सॉरी इन्वेस्टमेंट में और पैसा जमा किया, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, अब मुझे बात बताओ, ये जो एसेट अकाउंट है, प्लान एसेट अकाउंट है, क्या ये हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग बनेगा कि भैया जितने एम्प्लॉय है सब के लिए मैं एक ही इन्वेस्टमेंट करता होगा? द आंसर इज मैं सबके लिए एक ही तरह से इन्वेस्टमेंट करता होगा। तो इसमें जो पैसा मैं जमा करूंगा इन्वेस्टमेंट में उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, और जो मैं पैसा निकालूंगा, क्यों पैसा निकालूंगा, अरे भाई ये पेमेंट जो करना है, कोई एम्प्लॉय रिटायर हो गया तो उसे पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, तो वो पेमेंट के लिए मैं इसी एसेट में से पैसा निकालूंगा। ये ऑप्शनल है करना, कंपलसरी नहीं है, बट अगर मैं कर रहा हूं तो भाई अगर किसी एम्प्लॉय को पेमेंट देना है तो पहले मैं अपने इन्वेस्टमेंट में से अमाउंट निकालूंगा और उस एम्प्लॉय को पे कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब सब यहां पे ध्यान देंगे कि सर हमारे पास एग्जाम्स में, हमारे क्वेश्चंस में ओपनिंग गिवन रहता है, कंट्रीब्यूशन गिवन रहता है, बेनिफिट पेड गिवन रहता है, क्लोजिंग दिया रहता है। तो जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, हमारा रिटर्न। रिटर्न मतलब इस इन्वेस्टमेंट पे आपने कितना कमाया या आपने नुकसान किया, ठीक है। अब इसका प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, इसका प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। सर प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसका प्रेजेंटेशन का तरीका यह है कि जो एक्चुअल रिटर्न होता है, जो आपने रियलिटी में कमाया है, उसे AS 15 में डायरेक्टली नहीं दिखाते, इनडायरेक्टली दिखाते हैं, ठीक है। कैसे सर, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एक हम एग्जांपल करेंगे इस पे। ओके सर, जरा सब यहां पे ध्यान दो। ओके, ऑन 1st April 2021 द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट वाज 1 लाख। तो मैं यहीं पे एक खाता बना देता हूं, ओपनिंग ऑन द डेबिट 1 लाख, ठीक है। ऑन 30th September द प्लान पेड आउट अ बेनिफिट। पेड आउट द बेनिफिट मतलब प्लान में से पैसा गया है, तो बैंक डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने बेची है पैसे का जुगाड़ करने के लिए, ठीक है। तो प्लान एसेट क्रेडिट, बैंक डेबिट, कितने का, 19,000 का, जिसको मैंने 0.19 लाख लिख दिया।
एंड रिसीव्ड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 49,000। इन्वेस्टमेंट में और पैसा निवेश किया, दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 0.49 लाख, ठीक है। और मुझे क्लोजिंग दे दिया है 1.5 लाख। एसेट में होता है डेबिट, क्लोजिंग ऑन द क्रेडिट। अब सब यहां पे ध्यान देंगे, मेरा क्रेडिट साइड कितना है 1.5, दैट इज 1.5 लाख प्लस 19,000, दैट इज 1,69,000। मेरा डेबिट साइड कितना है 1 लाख और 49,000 हटा दो। तो मैंने एक्चुअल में रिटर्न कितना कमाया है, मैंने रियलिटी में जो कमाया है वो 20,000 कमाया है। लेकिन इसका प्रेजेंटेशन का तरीका ऐसा नहीं होता है। वो बोलते हैं कि भाई पहले तुम ये निकालो, ये फंड पे तुमने रिटर्न कितना एक्सपेक्ट किया था। हालांकि रिटर्न कैसे आया मैं वो कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं, रिटर्न कैसे आया मैं उसके कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूं अभी के लिए। रिटर्न आया है 11,250। तो अब मैं दिखाऊंगा कैसे, अब मैं दिखाऊंगा कैसे, मैं बोलूंगा 11,250 है कि 750, ओके 11,750 मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न था। मेरा एक्चुअल रिटर्न कितना था सर, आपका एक्चुअल रिटर्न 20,000 था। क्या आपने एक्सपेक्टेड से ज्यादा कमाया है? यस। क्या यहीं पे आपका 20,000 रुपया दिख रहा था? बिल्कुल सर। वो 20,000 कैसे दिखेगा, 11,750 आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न और बाकी का 8,250 को आप क्या बोलोगे, एक्चुअली गेन। तो एक्चुअली गेन या एक्चुअली लॉस निकालने का एक तरीका है। आप देखो भाई साहब, आपका एक्चुअल रिटर्न कितना है 20,000, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था 11,250, तो आपका पॉजिटिव फिगर आएगा। यस 20,000 11,250 11,750, यहां पे 20,000, तो ज्यादा कमाया मैंने, तो दिस इज माई एक्चुअली गेन, दिस इज माई एक्चुअली गेन। तो एक्चुअली गेन आपके लिए कमाई है। तो भाई साहब कमाई जब होती थी, तुम बचपन में एंट्री क्या पास करते थे सर, कमाई जब होती थी तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, एंड डेबिट किसको करते थे, इन्वेस्टमेंट को। बस वही तो है यहां पे भी। यहां पे इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस प्लान एसेट, और प्रॉफिट एंड लॉस की जगह यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली गेन लिखा हुआ है। और एक्चुअली गेन कहां ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। सर क्या एक्चुअली लॉस हो सकता है? हाँ राजा मेरे, जब तुम्हें बचपन में लॉस होता, लॉस कहां डालते थे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड तुम क्या दिखा दोगे, लॉस दिखा दोगे, ठीक है। अच्छा गेन या लॉस कैसे निकालना, सर अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 20,000 है, सॉरी एक्चुअल रिटर्न 20,000 है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 30,000 है, तो क्या ये नेगेटिव 10,000 हो गया? नेगेटिव 10,000 का मतलब क्या है, ये आपका एक्चुअली का लॉस है। हां अब सर ऐसा हो सकता है कि हमें रियलिटी में लॉस हुआ है 50,000, बट हमें एक्सपेक्टेड था कि हमें गेन होगा, तो आपका एक्चुअली लॉस कितना हो जाएगा, नेगेटिव 1,24,000। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहां पे नेगेटिव फिगर क्या दर्शाता है, एक्चुअली का लॉस, और पॉजिटिव फिगर क्या दर्शाएगा, एक्चुअली का गेन। आपको सिर्फ फिगर इक्वेट करने हैं, और याद रखना हमेशा यहां पे आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ही दिखेगा। अगर एक्चुअली गेन है तो उसके नीचे एक्चुअली लॉस है, एक्चुअली लॉस है 1,24,000, तो उसके बाजू में अगर नेट देखोगे, नेट देखोगे तो 50,000 का नुकसान ही है इस इन्वेस्टमेंट में, बट स्टिल दिखाने का तरीका अलग है। सबको क्लैरिटी है कि यहां पे कैसे प्रेजेंटेशन होता है। अब मुद्दे की बात यहां पे यह है कि जो बच्चा डिफिकल्टी फेस करता है वो इसमें फेस करता है कि जो आईसीआई इन सवालों में, आईसीआई जो इन सवालों में रेट देता है, यहां पे आपको एक्सपेक्टेड रेट निकाल के दिया हुआ है। ये एक्सपेक्टेड रेट वो रेट नहीं है जो आप समझते हो, ये एक्सपेक्टेड रेट जो आईसीआई एज्यूम करता है ये है बेसिकली इफेक्टिव रेट। सर इफेक्टिव रेट का मतलब, इफेक्टिव रेट का मतलब इसमें ब्याज पे ब्याज लग के ये रेट आया हुआ है। अब आईसीआई का अजम्पशन रहता है कि ये है कंपाउंडेड 6 मंथली, ये कंपाउंडेड क्या है, 6 मंथली। तो 6 मंथली कंपाउंडिंग करने के बाद, 6 मंथली कंपाउंडिंग करने के बाद ये ब्याज आया है। तो अब मैं आपको बोलता हूं कि भाई साहब आपने अपना कैलकुलेशन सिंपल रखना है। जो आपका ओपनिंग है 1 लाख, ये ओपनिंग पे आपने सीधा जो रेट दिया हुआ है वो लगा देना,
ठीक है, जो रेट दिया हुआ है वो लगा देना ओपनिंग पे, ठीक है, डन। अच्छा, उसके बाद आपने 19,000 पे किए, 49,000 और कंट्रीब्यूट किया, तो नेट 30,000 रुपए का और इन्वेस्टमेंट हो गया। इस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो रेट कैसे निकालोगे, क्योंकि सर ये इन्वेस्टमेंट तो हमने 30 सितंबर को किया, हमने इन्वेस्टमेंट तो 30 सितंबर को किया, तो क्या हम 10.25% इंटू 6 डिवाइड बाय 12 नहीं कर सकते? द आंसर इज नो, क्योंकि यहां पे क्या है, अजम्पशन है कंपाउंडेड 6 मंथली। तो सर ऐसे सिनारियो में हम क्या करेंगे, ऐसे सिनारियो में आपको कुछ नहीं करना है, ये 5% जो यहां पे आया है इसको निकालने के लिए आपने अंडर रूट लेना है 1 प्लस ऊपर रेट क्या दिया हुआ है 10.25%, तो 10.25 डिवाइड बाय 100, तभी तो परसेंटेज में होगा, ठीक है। 10.25 डिवाइड बाय 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 10.25 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 1.1025, एक बार अंडर रूट दबाया, माइनस 1 इंटू 100, तो आपका आंसर कितना आया 5%। ये 5% साल का ब्याज है, ये 5% सालाना ब्याज है, कि ये 5% 6 महीने का ब्याज है जिसे आप कंपाउंडिंग कर रहे हो एवरी 6 मंथ्स। सर ये बेसिकली ये 6 महीने का ब्याज है, ये कितने महीने का ब्याज है, 6 महीने का ब्याज है, ठीक है। तो और मुझे 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक का ही तो रिटर्न निकालना है, दैट इज मुझे रिटर्न भी 6 महीने का निकालना है और ये ब्याज का दर भी 6 महीने का है, तो 30,000 पे सीधा 5%। सर इसका कोई और तरीका है कैलकुलेट करने का, इसका कोई और तरीका है कैलकुलेट करने का? बिल्कुल, इसका एक और तरीका है, आप एक काम कर सकते हो, 2 मिनट में बात सुनो। आपने निकाल लिया कि भाई साहब ये 10.25 जो है ये कंपाउंडेड 6 मंथली का रेट है, इसका मतलब 6 महीने का रेट क्या है, 6 महीने का रेट है 5%। फिर ये 5% ऐड होने के बाद जो ब्याज आता है आप उस पर वापस ब्याज देते हैं, तो आप एक काम करो 1 लाख पे 5% कैलकुलेट करो, क्योंकि आप 30 सितंबर तक पहुंच जाओगे, तो ये हो गया आपका 5,000। फिर आप ये जो 1 लाख है, क्या ये ओपनिंग से लेकर एंड तक आपके साथ था? बिल्कुल सर, ओपनिंग से लेकर एंड तक हमारे साथ था, प्लस इस पे जो ब्याज मिला है उस पे आप 5% कैलकुलेट करोगे, कब से लेकर कब तक, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, और ये 1 अप्रैल से 30 सितंबर, ठीक है। एक लाख 5,000 का 5%, 5250, और जो 30,000 आपने कंट्रीब्यूशन किया है उस पे 5%, 1,500, 11,750। अब जरा इसको देखो, ये कितना आ रहा है 10,250, और क्या वही हमने कैलकुलेट किया था 10,250? द आंसर इज यस। तो बेसिकली ये जो 10.25 है, ये 10.25 जो ब्याज का दर है वो सालाना है, और वो इफेक्टिव रेट है वो 6 मंथली कंपाउंडिंग की वजह से आया। वो किसकी वजह से कंपाउंडिंग की वजह से आया है? 6 मंथली कंपाउंडिंग। और आपके सामने है, ये देखो, वैसे हम क्या करते थे, 1 लाख पे 5%, 5,000 6 महीने का, फिर 1 लाख पे 5%, 5,000 6 महीने का, ठीक है। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉपर 10% दिखता था। बट यहां पे जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, क्योंकि आईसीआई का असम्पशन रहता है 6 मंथली कंपाउंडिंग, तो ये देखो 1 लाख पे 5%, 5,000, फिर ये 5,000 पे जो 5% ब्याज आया है, दैट इज 250 रुपए, यही वो एक्स्ट्रा ब्याज है जिसकी वजह से इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। आर वी क्लियर?
सर अगर हमारा ईयर एंड 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता तो 1 जनवरी से 30 जुलाई, 1 जुलाई से 31 दिसंबर, ऐसे कैलकुलेशन होते थे, कैलकुलेशन ऐसे होते थे। ठीक है, डन। ठीक है, हमने प्लान एसेट की पूरी बातचीत कर ली है, यहां पे जो भी था हमने पूरी बातचीत कर ली है। सर ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ये मैनेजमेंट का एस्टिमेट होता है। ठीक है, डन। अब आप आगे बात करते हैं। सर वापस से हम डिफाइंड बेनिफिट प्लान ऑब्लिगेशन के अंदर आते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जब हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, जब हम कंट्रीब्यूशन करते हैं तो यहां पे हमें एक्चुअली का वैल्यूएशन लेना पड़ता है कि द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज हम गवर्नमेंट के पास कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट के फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रिटायरमेंट में गवर्नमेंट फंड से एम्प्लॉय को पैसे मिलने वाला है। बट जब आप डिफाइंड बेनिफिट प्लान चलाते हैं तो आपको एक्चुअली का वैल्यूएशन कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? एक्चुअली से वैल्यूएशन कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? एक्चुअली से ये कराना पड़ता है कि भाई साहब जो हमारा प्रोविजन है, जो प्रोविजन है वो हमने प्रॉपर तो किया है, क्या प्रोविजन को बढ़ाना है कि प्रोविजन को घटाना है, कि जो हमने किया वो सही है। तो एक्चुअली तुम्हें बताएगा कि भाई साहब अगर तुम्हें 5 साल बाद 30 लाख रुपए देने हैं तो क्या ये प्रोविजन कैलकुलेट करते वक्त मैंने कुछ अजम्पशन यूज किए थे? हां, मैंने क्या अजम्पशन यूज किए थे? भैया डिस्काउंट रेट रहेगा, सोल्यूशन खोल लेते हैं ना। यहां पे मैंने अजम्पशन क्या यूज किया था? डिस्काउंट रेट 8% का रहेगा। यस। अब एक्चुअली बोल रहे हैं भाई साहब देखो इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो आपको डिस्काउंट रेट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मैंने माना था कि भाई मैं ग्रोथ दूंगा 10% पर एनम की। अब एक्चुअली बोल रहे हैं देखो यार ये जो ग्रोथ है ना आगे ये ग्रोथ नहीं दे पाओगे बिकॉज धंधे में रिसेशन आ रहे हैं, ये ग्रोथ आपको कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्चुअली वो बंदा होता है जिसके पास बहुत सटीक स्टैटिस्टिकल नॉलेज होती है चीजों की, और वो ग्लोबल इकोनॉमी को भी देखता है, वो बहुत सारी फैक्टर्स को कंसिडर करता है कैश फ्लो निकालने के लिए, ठीक है, एस्टिमेशंस के लिए। तो आपको एक एक्चुअली से रिव्यू कराना पड़ेगा। क्या एक्चुअली से रिव्यू कराना सस्ता होता है? नहीं, एक्चुअली अच्छा खासा चार्ज करता है पैसा। ठीक है, तो सर हमने एक्चुअली से रिव्यू करवाया। एक्चुअली बोल रहा है कि भाई साहब तुमने जो प्रोविजन बनाया वो कम है, तुमने जो प्रोविजन बनाया वो कम है। अरे बाबा रे, तो प्रोविजन बढ़ाओ। जब मैं प्रोविजन बढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीबीओ। एक्चुअली बोल रहा है 30 लाख रुपए नहीं चुकाने पड़ेंगे, 30 लाख से ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं तुम्हें, क्योंकि अभी ना इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इतने हाइक से काम नहीं चलेगा, 10% से कुछ नहीं होगा, 12% हाइक लगेगा। ओके डन। दूसरी तरफ एक्चुअली बोल सकते हैं कि भैया रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है, तुमने जो प्रोविजन बनाया वो ज्यादा है, 30 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे, कम देने पड़ेंगे, कम देने पड़ेंगे, प्रोविजन को कम करना पड़ेगा। फायदा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट प्रोविजन फॉर डीबीओ डेबिट। ओके, सबको यहां पे क्लियर है? सॉर्टेड है? सर ये एक्चुअली जो होता है वो वैल्यूअर की तरह होता है। यस, एक्चुअली जो बंदा होता है वो बेसिकली एस्टिमेशन में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी रखता है। ठीक है, उसके नाम में देखो एक्चुअली मतलब आपको कहीं ना कहीं नियर अबाउट एक एक्चुअल फिगर बता सकता है कि रिटायरमेंट पे तुम्हें कितना देना पड़ सकता है या कितने हाइक मिलेगी तुम्हें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सबको क्लियर? डन है? अच्छा, अब एवरीवन मैं ना आपके साथ कुछ बात करना चाहूंगा आगे। मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली की वजह से मॉडिफिकेशन नहीं आ रहा? ये जो मॉडिफिकेशन है ये कौन कर रहा है? बाय मैनेजमेंट। अगर एक्चुअली कुछ भी प्रोविजन में कम ज्यादा बोलेगा तो हम तुरंत के तुरंत इमीडिएटली उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। कहां डाल देंगे? इमीडिएटली उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। अगर एक्चुअली बोलता है प्रोविजन बढ़ाओ या प्रोविजन घटाओ, तो यहां पे जो मैं बातचीत करने वाला हूं ये एक्चुअली बोल रहा है कि मैनेजमेंट बोल रहा है, कंपनी बोल रही है? सर यहां पे कंपनी बोल रही है। ठीक है, कंपनी ये बोल रही है कि भाई साहब देखो क्या है ना,
जो एम्प्लॉय है ना, वो एम्प्लॉय बेसिकली अब सीनियर लेवल एम्प्लॉय हो चुका है, वो हो चुका है सीनियर लेवल एम्प्लॉय। जैसे ही वो सीनियर लेवल एम्प्लॉय बना तो उसका जो हाइक का परसेंटेज हमने तय किया था 10%, अब वो 10% नहीं रहा, अब वो 20% हो गया, बिकॉज वो सीनियर लेवल एम्प्लॉय हो चुका है और वो सेकेंड ईयर में सीनियर लेवल हो चुका है। 5 साल का रोशन का सर्विस का पीरियड है। 2 साल बाद रोशन अब बन चुका है सीनियर एम्प्लॉय। मुझे बात बताओ, जैसे ये 10% से 20% हुआ, क्या तुम्हारे कैलकुलेशंस चेंज होना चालू हो जाएंगे? हां सर, हमारे कैलकुलेशंस पूरे चेंज होना चालू हो जाएंगे। हमारे जो ये कैलकुलेशंस है, ठीक है, ये चेंज होना चालू हो जाएगा। मेरा करंट सर्विस कॉस्ट चेंज होना चालू हो जाएगा, मेरा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चेंज होना चालू हो जाएगा। बिकॉज पहले 2 साल तो 10% था, अब वो कितना हो चुका है? अब वो हो चुका है 20%। तो अब देयर इज अ शिफ्ट इन द लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी चेंज हुई तो आपका डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन चेंज हुआ। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन चेंज हुआ तो अलोकेटेड कॉस्ट जो आज 6 लाख था वो चेंज हुआ। 6 लाख चेंज हुआ तो आपका प्रेजेंट वैल्यू चेंज हुआ। ठीक है, इसको मैं चेंज करके दिखाना चाहूंगा। ठीक है, क्या हम एग्जांपल ले ले? बिल्कुल सर, ये रोशन वाला एग्जांपल लेते हैं। ओके सर, ओके। अब मान लो उसका 2 साल तक 10% इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, 2 साल तक 10% इंक्रीमेंट हुआ। अब थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स चेंज हो गया टू 20%। अच्छा, तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, अभी तक कोई बच्चे ने टेक्निकल ग्लिच आइडेंटिफाई नहीं किया इस क्वेश्चन में। मैं तुम्हें बता देता हूं ताकि ना तुम्हारे एकदम से वाइसर उड़ जाएंगे, तुम्हारे दिमाग की बत्तियां उड़ जाएगी कि यार आईसीए इतना बड़ा टेक्निकल ग्लिच कैसे कर सकता है। मुझे एक बात बताओ, रोशन ने ज्वाइन कब किया? मान लो 2021 में ज्वाइन किया, ठीक है, और हम यहां पे कैलेंडर एरे फॉलो कर रहे हैं। उसने 2021 में ज्वाइन किया, ओके, तो 2021 पूरा वो काम करेगा, 2022 वो पूरा काम करेगा, 2023 वो पूरा काम करेगा, 2024 वो पूरा काम करेगा और 2025 वो पूरा काम करेगा। परफेक्ट, अज्यूमिंग उसने साल के पहले दिन पे ज्वाइन किया। ठीक है, डन। इस दिन तुमने उसकी सैलरी जो डिसाइड की, वो 14,90,210 की है साल के पहले दिन पे, और साल के एंड में भी 14,90,210 रहेंगी। तो मुझे एक बात बताओ राजा, उसको कितने हाइक मिलेंगे? वो 5 साल तुम्हारे लिए काम कर रहा है, 2021 के पहले दिन से 2025 के एंड तक, उसे हाइक कितना मिलेगा? पहला हाइक 2021 के एंड में मिलेगा, दूसरा हाइक 2022 के एंड में मिलेगा, तीसरा हाइक 2023 के एंड में मिलेगा, चौथा हाइक 2024 के एंड में मिलेगा। तो राजा उसको मिलेंगे 4 हाइक। बट तुम्हारे कैलकुलेशन में कितना आता है? 5 साल। बिकॉज आईसीआई बोलता है 5 ईयरली इंक्रीमेंट। अगर ये 5 ईयरली इंक्रीमेंट नहीं लिखा रहता, तो तुम बताओ रियलिटी में कितने इंक्रीमेंट आते थे? 4 आते थे। ठीक है, ये जो लाइन लिखी है 5 ईयरली इंक्रीमेंट, इस वजह से मुझे 5 बार इंक्रीमेंट करना पड़ा। तुम समझे? एग्जाम में अलर्ट रहना भाई साहब। AS 15 के सवाल में 2 चीजें इन्वॉल्व है। एक तो जो प्लान एसेट है वहां पे वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगते हैं, और दूसरा अगर वो खुद से 5 ईयर का इंक्रीमेंट लिख के दे रहा है, भले ही रियलिटी में 4 इंक्रीमेंट होंगे, बट वो अगर 5 साल लिख के दे रहा है तो तुम्हें 5 साल का इंक्रीमेंट लेना है। अगर वो कुछ नहीं लिख रहा है तो आप फिर 4 साल का इंक्रीमेंट लोगे। आर वी क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो अभी मैं मानता हूं कि तुम्हें गलती पता ही नहीं है,
ओके, तो मैं कितने साल का इंक्रीमेंट दूंगा? 5 साल का इंक्रीमेंट दूंगा। ओके, आर वी क्लियर एवरीवन? तो एज पर दैट मैं कितने साल का इंक्रीमेंट दूंगा? मैं 5 साल का ही इंक्रीमेंट दूंगा। ठीक है मुन्ना, डन? ओके, अब मुझे बात बताओ, क्या इसके वजह से मेरा पूरा कैलकुलेशन में ऐसी की तैसी हो गई? बिल्कुल सर। 14,90,210 मल्टीप्लाई बाय 110%, मल्टीप्लाई बाय 110%, या तुम्हें 110 नहीं समझता तो 1.1, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2। अब आपकी सैलरी कितनी बन गई? 31,15,850। ये हो गया एक्सपेक्टेड सैलरी। अब कितना पैसा देना है? 31,15,850 मल्टीप्लाई बाय 25%, क्योंकि हमें 25% देना है ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। तो 3,15,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, सॉरी 31,15,850 मल्टीप्लाई बाय 25% इंटू 5%, 5 ईयर्स है। ओ माय गॉड, $38,94,813। तो राजा मेरे अलोकेटेड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? अलोकेटेड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 38,94,813 डिवाइड बाय 5। तो 7,78,963, 7,78,963। अब तुमने जो कैलकुलेशन किया था हर साल का, तुमने 6 लाख के हिसाब से किया था। तुमने किसके हिसाब से किया था? तुमने जब कैलकुलेट किया था तब तुमने 6 लाख के हिसाब से कैलकुलेट किया था। अब ये कितना हो चला है? 7,78,963। क्या ये फिगर हो चला है? द आंसर इज यस, बिल्कुल सर, ये फिगर हो चुका है। तो क्या इसके वजह से जो सर्विस कॉस्ट है, ये जो आपका सर्विस कॉस्ट है, क्या वो चेंज हो जाएगा? बिल्कुल सर। तो अब यहां पे आपको क्या बोला जा रहा है कि भैया तुमने कुछ मॉडिफिकेशन किया, उसके वजह से तुम्हारा सर्विस कैलकुलेशन चेंज हुए। कब चेंज हुए? सेकेंड ईयर में तुमने इंक्रीज किया, उसकी वजह से पास्ट में भी कुछ चेंजेस आ गए, फ्यूचर में भी कुछ चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो जो पास्ट का डिफरेंस है, पास्ट सर्विस कॉस्ट में ये जो डिफरेंस आएगा, दैट इज 7,78,963 मल्टीप्लाई बाय 0.735, ये हो गया 5,72,538 माइनस 4,41,000। ये जो डिफरेंस आ रहा है पहले साल में 1,31,538 का, तो पहले साल और दूसरे साल जो 2 साल बीत गए हैं, जो 2 साल बीत गए हैं, वहां का जो सर्विस कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है बिकॉज आपने 2 साल बाद बढ़ाया, उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दोगे। उसे तुम कहां डाल दोगे? सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में, पास्ट सर्विस कॉस्ट। और जो कैच इंक्रीज होने के वजह से तुम्हारा हर साल प्रोविजन बढ़ रहा है, वो टोटल कैलकुलेट करो और उसे आप क्या नाम दोगे? अनअमोर्टाइज्ड सर्विस कॉस्ट। उसे तुम क्या नाम दोगे? अनअमोर्टाइज्ड सर्विस कॉस्ट।
ठीक है, और तुम अपने प्रोविजन को अकॉर्डिंगली बढ़ाओगे। सबको क्लियर है? प्रोविजन तो बढ़ेगा, लेकिन जो पास्ट में 2 साल हमने 2 साल का हिसाब किताब किया, सेकेंड ईयर में इंक्रीज किया, जो पिछले 2 साल का इफेक्ट है उसे आप डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दोगे, और जो अगले 3 साल का इफेक्ट आ रहा है उसे आप अमोर्टाइज करोगे, बैलेंस शीट में डालोगे और हिसाब हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे। ठीक है? क्या तुम चाहते हो मेरे से कैलकुलेट करवाना? आई बिलीव सो नहीं चाहते होंगे। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम डिक्रीज कर दे, डिक्रीज करने के वजह से हमारा प्रोविजन गिर जाए। जब इंक्रीज करने की वजह से प्रोविजनिंग बढ़ जाता है तो डिक्रीज करने की वजह से प्रोविजन भी घट सकता है। बिल्कुल। तो अब जब डिक्रीज होगा आपने सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देना है। जब डिक्रीज हो रहा है तो आपने सीधा कहां डाल देना है? प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देना है। प्रोविजन का घटना तुम्हारे लिए फायदा है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देना। प्रोविजन अगर बढ़ रहा है तो रुक जाओ, जिस साल बढ़ा उसके पहले वाले साल को पास्ट सर्विस कॉस्ट कहते हैं। वो जो इंक्रीज है उसको सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो, और जो अभी तक ईयर आने के हैं उनके कॉस्ट को तुम बैलेंस शीट के डेबिट साइड लिखो। हर साल धीरे धीरे करके ट्रांसफर करते जाना प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है? आर वी क्लियर? तो यहां पे 3 साल है, तो ये जो अनअमोर्टाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट है ये कितने सालों में जाएगा? 3 सालों में प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ठीक है? इस पे मैं एक सवाल कराना चाहूंगा। डिक्रीज पे हमारे पास एक बहुत अच्छा सवाल है। ओके, ठीक है सर। लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 8। चलिए सर, यहां पे ध्यान देंगे। रॉकस्टार लिमिटेड डिसकंटिन्यूज अ बिजनेस सेगमेंट। ओ माय गॉड, समझो एप्पल आईपैड भी बनाता है, मैक मिनी भी बनाता है, आईफोन भी बनाता है। उसने बोला आईपैड को हम बंद कर रहे हैं। क्या वो उसका एक बिजनेस सेगमेंट था? हां। बोल रहे आईपैड को हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, बिकता नहीं है हमारा। ठीक है? जबकि बहुत बिकता है। अंडर द एग्रीमेंट विथ एम्प्लॉय यूनियन द एम्प्लॉयज ऑफ द डिसकंटिन्यूड सेगमेंट विल अर्न नो फर्दर बेनिफिट। ये जब भी एम्प्लॉय यूनियन का जो लीडर होता है ना, वो बड़ा छोटा आदमी होता है। ये हर पिक्चर में मैंने देखा है। वो आके कुछ ना कुछ सेटिंग कर लिया होगा, वो आके कुछ ना कुछ सेटिंग कर लिया होगा। इसके वजह से जो बाकी एम्प्लॉयज है उनका नुकसान हो गया। ठीक है? ओके, द एम्प्लॉय ऑफ द डिसकंटिन्यूड सेगमेंट विल अर्न नो फर्दर बेनिफिट। हम उन्हें कुछ बेनिफिट नहीं देने वाले। दिस इज अ कर्टेलमेंट विदाउट सेटलमेंट। हमने वो यूनियन लीडर के साथ नगद में सेटल कर लिया। अब एम्प्लॉय को कुछ नहीं देना है। ऑन रिकॉर्ड तो कुछ नहीं देना है ना, ऑफ रिकॉर्ड हमने लीडर के साथ सेटल कर लिया। ऑन रिकॉर्ड तो कुछ नहीं देना है। ठीक है? तो दिस कर्टेलमेंट विल लीड टू नो सेटलमेंट। हमें 1 रुपया नहीं देना है, बिकॉज एम्प्लॉय विल कंटिन्यू टू रिसीव बेनिफिट फॉर द सर्विस रेंडर्ड बिफोर डिसकंटिन्यूएंस। मतलब धंधा बंद करने, वो सेगमेंट बंद करने के पहले का जो बेनिफिट है वो हम दे देंगे। ठीक है? कर्टेलमेंट रिड्यूसेस द ग्रॉस ऑब्लिगेशन। सर ग्रॉस ऑब्लिगेशन सुन के ही हमें रियलाइज हुआ कि हम डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर है, और उसके अंदर हमने डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का प्रोविजन बनाया था, जो कि अब कम होगा क्योंकि हमें नहीं चुकाना है। फॉर वेरियस रीजन इंक्लूडिंग चेंज इन एक्चुअल अजम्पशन मेड बिफोर कर्टेलमेंट। तो एक्चुअल का भी अजम्पशन था कर्टेलमेंट के पहले, उसकी वजह से भी उसमें रिडक्शन आया है। इफ द बेनिफिट्स आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द लास्ट पे ड्रॉन ऑफ द एम्प्लॉइज, the gross obligation reduces after curtailment because last pay earlier assumed was no longer valid। वो बोल रहे थे ये एम्प्लॉय 5 साल रिटायर बाद होंगे, हम आज ही बोल रहे हैं कि भैया हम तुमको 5 साल बाद जो देना था वो नहीं देंगे, बस खत्म, तुम्हारा सैलरी वैलरी सब खत्म, हिसाब किताब सब बात करेंगे। रॉकस्टार लिमिटेड एस्टिमेट्स द शेयर ऑफ अनअमोर्टाइज्ड सर्विस कॉस्ट दैट रिलेट्स टू पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन एट 18 करोड़। क्या होगा? फैक्ट्री बंद करने से पहले कभी तो भी हमने ये अज्यूम किया होगा कि भाई प्रोविजन बढ़ेगा। प्रोविजन बढ़ेगा तो हमने अनअमोर्टाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट निकाला होगा। ठीक है? हमने क्या निकाला होगा? अनअमोर्टाइज। जस्ट अभी समझा तुम्हें कब निकलता है?
इसे मैं सर्विस कॉस्ट लिख देता हूं, बेटर रहेगा, तुम्हें इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है सर। तो आपका जो अनअमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट है वो कितना है? 18, जो इस करंट बिजनेस सेगमेंट के रिगार्डिंग है। कैलकुलेट द गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट एंड लाइबिलिटी आफ्टर कर्टेलमेंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। इमीडिएटली बिफोर कर्टेलमेंट आपका प्रोविजन फॉर डीबीओ कितना था? ₹6,000। आपके पास जो एसेट था, जो इन्वेस्टमेंट था, ये आपका इन्वेस्टमेंट था, ये इन्वेस्टमेंट का फेयर वैल्यू कितना है? 5,100। अनअमोर्टाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट, अनअमोर्टाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट, ठीक है, ओके, वो कितना है? 180। 180 में से 10% इस बिजनेस सेगमेंट से रिलेटेड था, जो कि हम बंद कर रहे हैं, जो कि हम क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसने आपको खुद लिख के दिया है 18। ओके, curtailment reduces the obligation by 6%, by 600, sorry. Which is 10% of gross obligation. भैया आपका ग्रॉस ऑब्लिगेशन 6,000 है, तो 6,000 का 10% प्रोविजन कम होगा। अब अगर प्रोविजन 10% से कम हो रहा है, तो अनअमोर्टाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट भी हम 10% से कम करेंगे। अब मुद्दे की बात है, इसे डिस्क्लोज कैसे करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले बिफोर कर्टेलमेंट, मैं टी शेप की बैलेंस शीट बना रहा हूं आपके लिए। मैं टी शेप की बैलेंस शीट बना रहा हूं। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि भाई साहब इसे आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, ठीक है। इसे आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? पहले बिफोर बैलेंस शीट कैसे दिखता था? प्रोविजन 6,000 का, अनअमोर्टाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट में डेबिट बैलेंस होता था, बिकॉज हम उसे धीरे धीरे करके प्रॉफिट एंड लॉस में डालने वाले थे। तो अनअमोर्टाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट 180 एंड प्लान एसेट 5,100 का। अब तुम्हें लगता है कि भाई साहब बिफोर कर्टेलमेंट हम बैलेंस शीट में ऐसा दिखाते होंगे, जबकि रियलिटी है वो कैसा दिखता है। इसी बहाने तुम बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन भी सीख लोगे। टी शेप में ही सीख रहे हो, बट सीख लोगे, ठीक है। 6,000 मेरा प्रोविजन ज्यादा है, उसमें से प्लान एसेट माइनस करके दिखाते हैं हम प्लान एसेट माइनस करके दिखाते हैं, यह हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका है। एंड अमोर्टाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट भी हम माइनस करके दिखाते हैं। दैट इज बेसिकली प्रोविजन माइनस प्लान एसेट माइनस अनअमोर्टाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट 720। ये है करेक्ट, ये है करेक्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है। एक पहले मैंने आपको बता दिया भाई, प्लान एसेट मेरा इन्वेस्टमेंट है, एसेट मतलब डेबिट। अनअमोर्टाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट मेरे लिए एक तरह का एक्सपेंडिचर है, एक तरह का नुकसान है, जिसको हम अमोर्टाइज करेंगे, इसलिए उसमें डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए मैंने बैलेंस शीट के एसेट दिखा दिया। प्रोविजन में क्रेडिट होता है, तो इसलिए मैंने प्रोविजन को क्रेडिट साइड दिखा दिया। ये पहला आपका मेंटालिटी सेट करने के लिए भाई ऐसा होता है। अब रियलिटी में हम कैसे प्रेजेंट करते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया, बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट होता है। यह आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, और यह आपके एग्जाम के लिए है, ओके। अब वो बोल रहा है कि भाई साहब, अब वो बोल रहा है कि आफ्टर कर्टेलमेंट, आफ्टर कर्टेलमेंट
इलस्ट्रेशन 8। चलिए, आफ्टर कर्टेलमेंट मुझे बात बताओ, आपका प्रोविजन 600 रुपए से कम हो रहा है, तो आपका प्रोविजन फॉर डीबीओ कितना बचेगा? 5100। आपका प्लान एसेट, एसेट में तो कोई चेंज नहीं है ना, एसेट में तो कोई चेंज नहीं है, और आपका अनअमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट 18 रुपए से कम होगा, तो ये हो गया आपका 180 माइनस 18। तो बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा? 5100 माइनस 5100, सॉरी 5400 माइनस 5100 माइनस 162, दैट इज 138। वो कहां दिखने वाला है? इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में अब कितना दिखेगा? 138 दिखेगा। किसी को इसमें कोई दिक्कत? किसी को इसमें कोई भी दिक्कत? तो सर अब इसकी बात करते हैं कि भाई साहब ये जो 600 है, ये 600 का क्या होगा? सर ये 600 रिडक्शन इन प्रोविजन है, रिडक्शन इन प्रोविजन है, तो हम इसे सीधा कहां डाल देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां डाल देंगे? इसे क्रेडिट साइड डाल देंगे। सबको यहां पे क्लियर है? हेलो, चलो एक बार पढ़ा देता हूं। सर ये आपका बैलेंस शीट में दिखेगा, ये आपका बैलेंस शीट में दिखेगा, ओके, ये आपका बैलेंस शीट में दिखेगा, और आपका रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन 600, प्रपोर्शनेट अनअमोटाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट उसमें से माइनस हो जाएगा 18, तो बाकी का 582, बाकी का 582। ओके डन। अरे तुम्हारे लिए मैं जर्नल एंट्री पास कर देता हूं। ये देखो, जब हम प्रोविजन बनाते हैं तब हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं, प्रोविजन में क्रेडिट करते हैं। अब आपका प्रोविजन कम हो रहा है तो प्रोविजन में डेबिट, क्रेडिट में से डेबिट क्या होता है? माइनस। 600 क्या है आपका? डेबिट। अच्छा, अनअमोटाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट तो डेबिट ही है। अनअमोटाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखता है, डेबिट है। डेबिट को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो अनअमोटाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट आपका क्रेडिट हो जाएगा और आपका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा 18 रुपए से। ठीक है, डन। तो नेट क्या हो गया? 582 हो गया, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दे दिया है। ये मेरा फॉर्मूला रहा। रिडक्शन इन डीबीओ 600, प्रपोर्शनेट रिडक्शन इन अनअमोटाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट 18 रुपए, टेक्निकली 582 का गेन। और ये बैलेंस शीट में कैसा दिखेगा? आपका प्रोविजन कम हो रहा है, क्रेडिट में से डेबिट क्या होगा? माइनस। तो ये आपका प्रोविजन है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में,
उसमें से आपका जो एसेट है वो तो सेम रहेगा, एसेट 5100 का था, प्लान एसेट वो अभी भी 5100 का ही है। और आपका जो अमोर्टाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट था, अनअमोर्टाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट था, जो कि पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड दिख रहा था 180, उसमें से 18 कम हो गया, तो कितना बचा 162। तो अब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड आपका नेट कितना दिखेगा, नेट प्रोविजन फॉर डीबीओ 138। ठीक है सर, एग्जाम में बैलेंस शीट शो करना है, बिल्कुल आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एग्जाम में शो करना है, या अगर आप एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट शो नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट आपने ये ऐसा बना के देना है जैसा आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, ओके, डन है सर यहां पे हमें। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने बात किया कि भाई प्रोविजन कितना बनाएंगे डीबीओ का, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन में एक्चुअली की वजह से कुछ कम ज्यादा होगा, तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देना। अगर मैनेजमेंट चेंज करता है तो वहां पे निकलता है अनअमोर्टाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट, अगर इंक्रीज होता है तो वो अनअमोर्टाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखा देना, हौले हौले धीरे धीरे उसे ट्रांसफर कर देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अगर आप कर्टेलमेंट कर रहे हो, आप प्रोविजन को कम कर रहे हो, तो जितना प्रोविजन कम हुआ और जितना आपका यूपीएससी का रिडक्शन हुआ, नेट फिगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा एज अ गेन। ठीक है, आर वी क्लियर? जिन्हें यह नहीं समझता है कि भाई अनअमोर्टाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट आखिर हमने बैलेंस शीट के एसेट साइड क्यों लिखा, उसके नाम में यह अनअमोर्टाइज्ड, इसका मतलब उसे अभी आप प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डाल सकते, आप उसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डालोगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब मल्टीपल ईयर्स में डालोगे, मल्टीपल ईयर्स में डालोगे मतलब करंट ईयर से अगले साल लेके जाना है, अगले साल से उसके अगले साल लेके जाना है। तो कभी भी आपको कोई फिगर अगले साल लेके जाना पड़ता है तो उसे बैलेंस शीट के थ्रू ही लेके जाते सकते हो, तो इसलिए वो बैलेंस शीट में दिखता है। और क्योंकि वो डेबिट है इसलिए हम उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाते हैं जब हम टी शेप बनाते हैं। बट मैंने आपको बताया उसका प्रेजेंटेशन वैसा नहीं है, उसका प्रेजेंटेशन वैसा नहीं है। प्रेजेंटेशन कैसा है ये आपके सामने है, वो प्रोविजन में से माइनस होता है। ठीक है, अगर प्रोविजन ज्यादा है, अगर प्रोविजन ज्यादा है, फॉर एग्जांपल प्रोविजन है 5400, एसेट्स है 5100 और अमोर्टाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट है आपका 172, पॉजिटिव फिगर है, बैलेंस शीट नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, बट सर आपका प्रोविजन कम है, आपका प्रोविजन है 5100, आपके एसेट है 5400 और आपका 172 है। तो ऐसे सिनारियो में, ऐसे सिनारियो में आपका प्लान एसेट ज्यादा है, आपका अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस को उसमें ऐड करोगे और प्रोविजन आपका कम है, तो आप इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाओगे। काट पीट के पॉजिटिव फिगर होना चाहिए, बैलेंस शीट नॉन करंट एसेट अदर करंट एसेट। ठीक है, आर वी क्लियर? हमें पॉजिटिव फिगर बैलेंस शीट में दिखाना है। ठीक है, पॉजिटिव फिगर बैलेंस शीट में दिखाना है, बात खत्म। अब सर एक बात बताओ, ठीक है, आपने डिस्क्लोजर की बात कर ली, आपने इन्वेस्टमेंट्स की बात कर ली, आपने तो पूरा कंप्लीट कर ही लिया। अभी हमारा बचा क्या? अब बची तुम्हारी छुट्टियां। अब तुम्हारी बची छुट्टियां, छुट्टियों के बारे में हम बातचीत करेंगे कि भाई तुम जब जॉब करने जाओगे तो तुम्हें जो छुट्टियां कंपनी देती है, महीने की 2 छुट्टियां तुम ले सकते हो या महीने की 1 छुट्टी ले सकते हो। तो अब कभी कभी मैं इतना हार्ड वर्किंग बंदा हूं कि मैं छुट्टियां ही नहीं लेता, मैं इतना हार्ड वर्किंग बंदा हूं कि मैं छुट्टियां ही नहीं लेता। तो ऐसे सिनारियो में, ऐसे सिनारियो में मेरे पास छुट्टियां पड़ी हुई है, वो छुट्टियां जो मैंने ली ही नहीं है, लेना ले सकता था बट मैंने ली नहीं है, मैं बहुत मेहनती आदमी हूं, तो उन छुट्टियों का क्या होगा उसके बारे में डिस्कशन है। तो चलिए राजा, अभी के लिए इतना ही, हम मिलते हैं 1 बजे एंड इस सेशन को यही पे एंड करते हैं और 1 बजे धाराशायी कर देंगे इस चैप्टर को, और इस चैप्टर को हम नेक्स्ट सेशन में एंड कर देंगे। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज शेर शर्मा साइनिंग ऑफ, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय एवरीवन, टाटा। मैं जॉब करता हूं, ठीक है, मैं जॉब करता हूं, ठीक है,
मेरे को संडे की तो छुट्टी रहती है, मतलब ये तो यूनिवर्सल है, किसी को बोलने की बात ही नहीं है सर, बट हमें नहीं रहती है। बेटा तुम एम्प्लॉय नहीं हो ना, ठीक है। संडे की छुट्टी रहती है और 2 पेड लीव अलाउड है। दो पेड लीव अलाउड है इन अ मंथ। अब देखो, मैं तो ठहरा सिंगल आदमी, अब मैं छुट्टी लेके भी किसके घर जाऊं, मैं छुट्टी लेके भी किससे मिलने जाऊं, मैं छुट्टी लेके भी किससे प्यार करूं, मैं छुट्टी लेके भी किसके हाथों का खाना खाऊं। अब मैं तो सिंगल आदमी, हाँ मम्मी के हाथ का खाना खा लेता हूं छुट्टी लेके, बट स्टिल मम्मी बेचारी तो सुबह ही बना देती है, दोपहर को ही बना देती है, रात को ही बना देती है, तो बेचारी मम्मी तो बहुत एफर्ट करती है। बट मान लो मैं सिंगल हूं, ठीक है, तो मैं छुट्टी लेके कहां ही जाऊं, चल यार जॉब पे चल लेते हैं, चल यार जॉब पे चल लेते हैं, चल यार जॉब पे चल लेते हैं। तो मैं ना सिंगल था, तो मैं ना जॉब पे जाता रहता था, मैं छुट्टियां नहीं लेता था, मैं क्या करूंगा छुट्टी लेके, शे क्या ही रखा इन छुट्टियों में, शे, ठीक है। तो ऐसे करते 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 ऐसे करते 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 12 महीने बीत गए, हर महीने की 2 छुट्टी, 24 लीव्स मेरी जमा हो गई, 24 लीव्स मेरी जमा हो गई। अब यहां पे किसकी बात हो रही है, यहां पे इन 24 छुट्टियों की बात हो रही है कि भाई तुमने करंट ईयर में तो छुट्टी नहीं लिया, अच्छा मैंने छुट्टी नहीं लिया और मैं जॉब पर आया, तो क्या कंपनी ने मुझे एक्स्ट्रा पैसा दिया क्या, नहीं, कंपनी ने मुझे एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं दिया। मतलब सबको 2 छुट्टी अलाउड थी, मैंने 2 छुट्टी नहीं लिया, मैं काम करने आया, कंपनी ने मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं दिया, ठीक है। तो अब ये छुट्टियां जमा होते रही, 24 छुट्टियां जमा हो चुकी है साल के एंड में। अब एएस 15 बोलता है क्या तुम्हारी कंपनी ये छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड करने देंगी तुम्हें, क्या कंपनी तुम्हारी ये छुट्टियां तुम्हें कैरी फॉरवर्ड करने देंगी, क्या ये कैरी फॉरवर्ड होगी। द आंसर इज नो। ओ माय गॉड सर, मतलब आपने साल भर 24 दिन एक्स्ट्रा काम किया दूसरों के मुकाबले और कंपनी बोल रही है कि ये छुट्टियां अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। मैंने पता है क्या सोचा था, मेरी बीवी के लिए मैं छुट्टियां लूंगा, तो अभी मैं ना दिन रात काम करूंगा, फिर जब मेरी शादी का टाइम का आएगा, जब मेरी शादी का टाइम का आएगा तब इस साल की छुट्टियां और अगले साल की 24 छुट्टियां मिला के मैं एक साथ छुट्टी ले लूंगा, ठीक है, सीधा सीधा 2 महीने की मोटा मोटी। तो बाद में मैं देख रहा हूं अरे यार ये तो छुट्टी कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हो सकती है, मतलब मैं 24 दिन एक्स्ट्रा काम किया उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, नो ट्रीटमेंट एज पर AS 15 इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी बोलेंगी तूने छुट्टी नहीं लिया, वो तेरी गलती, हमने तो 2 छुट्टी दी थी महीने की, तूने नहीं लिया तेरी गलती। मैंने नहीं लिया तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दो ना, बोले वो भी नहीं होता, इस साल ये छुट्टियां पूरी लैप्स हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगी, 31 मार्च को ये छुट्टियां 0 हो जाएगी, ठीक है। आर वी क्लियर। सर आपने तो सिंगल कहा था, अरे मैंने कहा मैं सिंगल है बट कभी ना कभी तो शादी करेगा ना, तो उस वक्त के लिए मैं छुट्टी जमा कर रहा था, ठीक है। अच्छा अब मान लो ये छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड होती है, मतलब अगर मैंने इस साल में 24 दिन छुट्टियां नहीं ली है, वो मेरी पेड लीव थी, मुझे अलाउड था वो मिलना, बट फिर भी मैंने नहीं लिया, तो अगले साल ये कैरी फॉरवर्ड हो रही है, अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो रही है। यहां पे मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए मैक्सिमम 12 कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, मैक्स कितनी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, मैक्स कैरी फॉरवर्ड 12 हो सकती है।
मैक्स कितनी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है? 12। ये ऑप्शन नंबर 1 था। ऑप्शन नंबर 2, पूरी की पूरी 24 लीव कैरी फॉरवर्ड हो गई। मतलब अगले साल की छुट्टियां प्लस ये साल जो मैंने काम किया उसकी छुट्टियां भी अगले साल चली गई। अब तो मेरे जीवन में छुट्टियां ही छुट्टियां आ गई। तो अब मुद्दे की बात है, एएस 15 यहां पे बोलता है कि भाई साहब देखो, बात को समझो। एक एम्प्लॉय ने भले ही तुम्हारे यहां 24 दिन उसको छुट्टियां अलाउड थी, उसने नहीं लिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, तुमने शाबाशी देना चाहिए उसको। अब तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता, ये 24 छुट्टी होगा, जीरो हो गया हिसाब किताब। एम्प्लॉय को ना कुछ लेना है ना एम्प्लॉय को कुछ देना है, बात खत्म। अब अगर तुम इसे कैरी फॉरवर्ड करते हो अगले साल और तुम बोलते हो कि मैक्सिमम हम 12 लीव कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो तुम्हें प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि एम्प्लॉय है चोट्टा, एम्प्लॉय है चोट्टा, वो अगर इस साल छुट्टी नहीं लिया तो हाई पॉसिबिलिटी वो अगले साल छुट्टी लेगा। तो अगले साल की छुट्टियों का भी पेमेंट करना है तुम्हें, और तुम्हें ये 12 लीव्स जो है इसका भी पेमेंट तुम्हें अगले साल करना है, ठीक है? इन 12 लीव्स का भी पेमेंट तुम्हें अगले साल करना है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोविजन बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। अलाइंड है सबको? सेम गोस योर ऑल्सो। यहां पे भी आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा कि भाई एम्प्लॉय तो है बड़ा छोटा, एम्प्लॉय इस साल छुट्टी नहीं लिया तो अगले साल छुट्टी लेगा, तो अगले साल की लीव का भी पेमेंट करना है और इस साल की जो लीव है उसका भी पेमेंट अगले साल करना है। तो आपको प्रोविजन दोनों सिनारियो बनाना है। लेकिन एएस 15 बोलता है तुम एस्टिमेट करो क्या वो पूरी की पूरी 12 छुट्टियां लेगा या नहीं लेगा, ट्रैक रिकॉर्ड देखो थोड़ा उसका, ठीक है? या उसके पास 24 लीव पड़ी हुई है पिछले साल की, तो यार क्या पूरी की पूरी 24 लीव यूज करेगा क्या? अगले साल की भी 24, इस साल की 24 कैरी फॉरवर्ड करके 48 लीव्स लेगा क्या? ये भी तो जरा सोचो ना कि 48 लीव्स का मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, ठीक है? तो तुम सोचो और तुम एस्टिमेट करो कि भाई क्या जेन्युइनली वो एम्प्लॉय अगले साल पूरी की पूरी छुट्टियां लेगा या नहीं लेगा, और उसके अकॉर्डिंग तुमने क्या बनाना है, अपना प्रोविजन करना है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल तुम्हें पढ़ाना चाहूंगा। एन एंटरप्राइज हैज 100 एम्प्लॉइज, एक एंटरप्राइज के पास 100 एम्प्लॉइज है, हु आर एंटाइटल्ड टू 5 वर्किंग डेज ऑफ लीव ईच ईयर। बाप रे कितनी निर्दयी कंपनी है। 100 एम्प्लॉइज है और 5 वर्किंग डे देंगे साल में, बाप रे, मतलब साल में 5 पेड लीव है। कितनी निर्दयी कंपनी है, बड़ा दुख हुआ मुझे। अनयूज्ड लीव मतलब जो इंसान ने छुट्टी नहीं लिया, मे बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 1 कैलेंडर ईयर, मतलब जो अनयूज्ड लीव है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले साल, ठीक है? द लीव इज टेकन फर्स्ट आउट ऑफ करंट ईयर एंटाइटलमेंट। कितनी छोटी कंपनी है। कंपनी क्या बोली, देखो भाई साहब, मान लो एक एम्प्लॉय है, उसके पास 5 लीव पड़ी हुई है प्रीवियस ईयर की और 5 लीव करंट ईयर की। ओके ओके, ठीक है? तो अब ये जो 5 लीव प्रीवियस ईयर की है ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। परफेक्ट, ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है? क्या उसके अगले साल ये कैरी फॉरवर्ड होगी क्या? द आंसर इज नो। उसने क्या बोला, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो लेकिन 1 साल का ही कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। मतलब ये जो 5 छुट्टियां ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगी, और अगले साल भी तुम छुट्टियां नहीं ले पाए तो इन छुट्टियों को भूल जाओ, ठीक है? बात खत्म। लेकिन कंपनी बोल रही है कि भाई साहब देखो, तुम यहां पे छुट्टियां लोगे, बिल्कुल, तो जब तुम यहां पे छुट्टियां लोगे तो पहले करंट ईयर की छुट्टियों में से माइनस होगा और फिर जो पिछले साल की छुट्टियां है उसे तुम यूज कर सकते हो। सर ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा हमारे, मैं तुम्हें बता रहा हूं। मान लो 2024 में 5 लीव्स अलाउड थी, और मैंने 0 लीव लिया, एक दिन भी लीव नहीं लिया, देयरफॉर
5 लीव्स कैरी फॉरवर्ड हो गई। कौन से साल में? 2025 में। ठीक है सर, ये 2026 में कैरी फॉरवर्ड हो सकती है क्या? द आंसर इज नो, सिर्फ अगले साल तक की कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। अब 2025 की बात करते हैं। 2025 में 5 लीव तो हमें अलाउड ही है, ये तो हर साल का बंधा हुआ है। एंड 2024 की 5 लीव जो अनयूज्ड पड़ी है वो आ गई। ठीक है, अब मैंने 2025 में 6 दिन की छुट्टियां लिया। तो कंपनी की ये पॉलिसी है, पहले आपका जो करंट ईयर है, ये जो 5 लीव है ये यूज होगी, और 2024 की 5 लीव में से 1 लीव यूज होगी। और सर जो बाकी 4 पेंडिंग है वो तुम्हारी लैप्स हो जाएगी। मतलब कंपनी भी कम होशियार नहीं है बॉस। कंपनी बोले हाँ हाँ तुम अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो मत नहीं है, अरे बिल्कुल इस साल काम करो, एकदम मजेदार तबियत से काम करने का, बिल्कुल बाबू ये छुट्टियां तो अगले साल भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कंडीशन है, अगले साल जो छुट्टियां लेगा ना, पहले तेरी करंट ईयर की छुट्टियां माइनस होगी और जो प्रीवियस ईयर की छुट्टी है ना उसके बाद में हम यूज करेंगे, और वो बच गई तो लैप्स। तुम समझे कंपनी कितनी छुट्टी है? अलाइंड है? ओके सर डन, मतलब कंपनी भी कम होशियार नहीं है, हम ये समझ पा रहे हैं। डन, आगे बढ़ते हैं। ये लीफो बेसिस है। क्या ये लीफो बेसिस? जो 2025 की लीव है पहले उसे यूज करो, और अगर और छुट्टियां लिए तो 2024 के लीव पे जाओगे। एज ऑन 31 मार्च 24 एवरेज अनयूज्ड इज 2 days पर एम्प्लॉय। मतलब एवरेज लीव अनयूज्ड कितनी है? एवरेज लीव अनयूज्ड कितनी है पर एम्प्लॉय? 2 दिन। तो 100 एम्प्लॉय है, हर एम्प्लॉय की अनयूज्ड लीव 2 दिन ऑन एवरेज है। द एंटरप्राइज एक्सपेक्ट्स बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस which is expected to continue that 92 employees will take no more than 5 days। अब वो क्या बोल रही है कि भाई साहब देखो, बात को समझो, 2025 की 5 लीव है, 2024 की 5 लीव है, ठीक है, 2025 की 5 लीव है, 2024 की 5 है, 5 में से 3 यूज हो चुकी है, 2 बची हुई है, और ये 2 कैरी फॉरवर्ड होगी, ये 2 कैरी फॉरवर्ड होगी 2025 में, ठीक है, और हमारे पास 100 एम्प्लॉइज है। ठीक है, ये कौन सा इलस्ट्रेशन है? एग्जाम्पल है तो, ठीक है। अब हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 2025 में हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि 2025 में 92 एम्प्लॉइज मैक्स 5 दिन की छुट्टी लेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो 5 दिन की छुट्टी लेंगे वो छुट्टी पहले इसमें से माइनस हो जाएगी, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि ये 92 एम्प्लॉइज की जो 2 लीव 2024 की पड़ी वो लैप्स हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी, हां या ना? लैप्स का मतलब उनके लिए कंपनी को पेमेंट कुछ भी नहीं करना है, और अगर वो छुट्टी लेते नहीं लेते कुछ नहीं, ये 2 लीव्स झंड हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वैल्यूलेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये 92 एम्प्लॉइज अगले साल 5 दिन की छुट्टी लेंगे मैक्सिमम, और 5 दिन की छुट्टियां तो उनके पास अवेलेबल है 2025 की, तो काट पीट के 92 एम्प्लॉइज की ये 2 छुट्टियां जो पेंडिंग है, जो उन्होंने नहीं ली थी 2024 में, वो काम की नहीं रही, वो वैल्यूलेस हो गई, उसका कोई लेना देना नहीं है। डन। अब आगे क्या बोलता है?
and the remaining 8 employees will take average of 6.5 days of leave. अब जो बाकी 8 बचे हुए हैं, जो बाकी 8 एम्प्लॉइज है, वो 6.5 दिन की छुट्टियां लेंगे। 6.5 दिन की मतलब 6 दिन पूरी और हाफ डे एक दिन का, 6 दिन पूरी और एक दिन हाफ डे। तो आप इनका एडजस्ट कैसे करेंगे? 2025 के 5 लीव और 2024 का 1.5 लीव, तो इनकी भी 0.5 लीव लैप्स हो जाएगी। ठीक है। अब पहले बात तुम्हें यह पता होना चाहिए तुम खड़े कहां पे हो। तुम 2024 में खड़े हो कि 2025 में खड़े हो? सर हम खड़े हैं 2024 के ईयर एंड पे, और हम ये सोच रहे हैं भाई साहब 100 एम्प्लॉय है, हर एम्प्लॉय की 2 छुट्टी है, अगले साल हर एम्प्लॉय को 5 छुट्टी और मिलेगी, इन टोटल हो जाएगी 7 छुट्टी हर एम्प्लॉय के पास। अब 100 में से 92 एम्प्लॉयज ऐसे जो मैक्सिमम 5 लीव ही लेंगे, तो उनकी 2 लीव लैप्स हो जाएंगी, उसका कुछ नहीं करना है। जो बच्चे 8 है उसमें से 8 के 8 लोग ऑन एवरेज 6.5 दिन का लीव लेंगे, तो 5 दिन पिछले साल 5 दिन अगले साल का यूज कर लेंगे। इसका मतलब मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा 8 एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय 1.5 दिन, दैट इज 12 डेज का पेमेंट का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। 12 डेज के पेमेंट का क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन बनाना पड़ेगा 2024 में। मैं जो सब सोच रहा हूं ये 2024 में खड़े रह के सोच रहा हूं, ठीक है, कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। किसी को कोई दिक्कत? तो यहां पे उसने लिखा हुआ है एंटरप्राइज एक्सपेक्ट्स दैट दे विल हैव टू पे 12 डेज ऑफ पेमेंट as a result of unused leave at therefore enterprise recognizes a liability as at 31st December 2024 equal to 12 days of payment। ठीक है भाई, सबको क्लियर है यहां पे? चलिए मैं एक तरीके से और समझाना चाहूंगा। हम 2024 के ईयर एंड में खड़े और हम देख रहे हैं हमारे 100 एम्प्लॉइज है, उन्होंने 2 छुट्टियां नहीं ली हुई है, तो ये 2 छुट्टी अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगी। अब 2024 की भी इनके पास छुट्टियां रहेगी 5 ईच। अब 100 में से 92 एम्प्लॉइज है जो 5 दिन के ऊपर छुट्टी नहीं लेंगे, तो राजा मेरे काट पीट के क्या ये 2 छुट्टियां वो यूज करने वाले हैं क्या? द आंसर इज नो, वो ये 2 छुट्टियां यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं आएगा मुझे। डन। अब ये जो 8 एम्प्लॉय है ये 6.5 दिन की छुट्टी लेंगे, मतलब 5 दिन का पेमेंट वो 2024 के लीव में मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। और मुद्दे की बात है वो लेंगे लीव 2025 में, वो लेंगे लीव 2025 में, ये मेरा उम्मीद है। टोटल 6.5 दिन, तो 5 दिन का लीव 2025 की छुट्टियों में से एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन 1.5 दिन का लीव का पगार में काट नहीं सकता, वो पगार में काट नहीं सकता, मुझे फिर भी उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा। उन्होंने छुट्टी मारा लेकिन फिर भी मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1.5 दिन, तो AS 15 बोलता है कि भाई साहब तुम्हें अगले साल ये 1.5 दिन का पेमेंट करना पड़ेगा पर एम्प्लॉय। देयरफॉर 1.5 दिन, इवन दो उन्होंने छुट्टी मारी, तुम पैसा नहीं काट पा रहे हो, तुम्हें उल्टा पेमेंट करना पड़ रहा है, तो 12 डेज पेमेंट का प्रोविजन बनाओ। 12 डेज के पेमेंट का प्रोविजन तुमने बनाना है। कब बनाना है? 2024 के एंड में। ठीक है, डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फर्दर टू वन क्वेश्चन, सेटलमेंट अलाउंस। इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेटलमेंट अलाउंस पे, इसलिए मैं बात करना चाहूंगा। देखो राजा, मान लो कि ना मैंने विश्वास सीए नागपुर में सेटअप कर लिया, मैंने विश्वास सीए नागपुर में सेटअप कर लिया। ठीक है, अब मैंने विश्वास सीए के जो भी एम्प्लॉइज है जो पुणे में है, मैंने उनको बोला तुम नागपुर शिफ्ट हो जाओ। उन्होंने बोला सर हमारा घर बार बीवी बच्चे सब यहीं पे है, हमारी प्रॉपर्टी सब यहीं पे है,
हम यहां पे शिफ्ट कैसे होंगे? मैंने तुम शिफ्ट तो हो जाओ, चिंता काय कर रहे हो? बोले सर हम शिफ्ट तो हो जाए, लेकिन जिस दिन हम रिटायर करेंगे हमें नागपुर में नहीं रहना, हमें तो पुणे में रहना, ठीक है? तो उस दिन का क्या करेंगे? मैं बोल रहा हूं राजा तुम चिंता मत करो, तुम मेरे यहां काम करो, तुम मेरे यहां काम करो, जिस दिन तुम रिटायर हो जाओगे उस दिन जिस शहर से तुम बिलोंग करते हो वो शहर तक पूरा ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा, तुम्हारे घर वालों को पहुंचाना, तुम्हारे घर के फर्नीचर को पहुंचाना, हर चीज तुम्हारे होम टाउन पहुंचाना, जिस घर में तुम्हारे होम टाउन पहुंचाना, वहां के खर्चे करने की जिम्मेदारी मेरी। वापस से मैंने बोला सब नागपुर आ जाओ, लोग थे पुणे के, मैंने बोला सबको आ जाओ नागपुर। मैंने जिस दिन तुम विश्वास से रिटायर होगे उस दिन नागपुर से पुणे तुम्हारा, तुम्हारे घर वालों का खर्चा, तुम्हारे बीवी बच्चे सबका खर्चा मैं पे करूंगा पुणे वापस जाने का। और ऊपर से तुमने नागपुर में फर्नीचर और खरीदा होगा, फ्रिज, टेलीविजन, तुम्हारे बर्तन होंगे खाने के, तुम्हारी वॉशिंग मशीन होंगी, तुम्हारे कपड़े जूते होंगे, ये सारी चीजें मैं तुम्हें पुणे पहुंचवा के दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं तुम्हें सेटल करा के दूंगा तुम्हारे होम टाउन में। दिस इज नोन एज सेटलमेंट अलाउंस, दिस इज नोन एज सेटलमेंट अलाउंस। तो अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है जिसके बारे में बातचीत करना चाहूंगा। A company has a scheme for payment for settlement allowance, payment of settlement allowance to the retiring employees. Under the scheme, retiring employees are entitled to reimbursement of certain travel expense for class they are entitled to, and to a lump sum payment to cover the expenses on food, stay during the travel. मैं बोल रहा हूं मैं तुम्हें तुम्हारे होम टाउन पुणे पहुंचवा के दूंगा, तुम्हारा फर्नीचर, तुम्हारे बर्तन खाने के, तुम्हारा टेलीविजन, तुम्हारा टेबल, डाइनिंग टेबल, तुम्हारी वॉशिंग मशीन, तुम्हारी टीवी, फ्रिज, सब मैं तुम्हें पुणे वापस पहुंचवा के दूंगा। साथ में तुम जब नागपुर से पुणे ट्रैवल करोगे तुम्हारे खाने का खर्चा मैं करूंगा, तुम्हारे पीछे ट्रैवल का खर्चा मैं कराऊंगा, तुम्हें चिंता करने की नीड नहीं है, तुम्हें सिर्फ गाड़ी में बैठना और गाड़ी से उतरना है बस, ठीक है? अल्टरनेटिवली companies alternatively employee can claim lump sum amount equal to 1 month of last drawn. तो अल्टरनेटिवली उनके पास ऑप्शन है कि वो मेरे से ये ट्रैवल का तामझाम ना करवाए, वो अपनी 1 मंथ की सैलरी मुझसे ले ले, ठीक है? वो मुझसे 1 मंथ की सैलरी रिटायरमेंट पे ले ले। तो दो ऑप्शन है, या तो मैं तुम्हें पूरा तुम्हारे घर वापस शिफ्ट करवा के दूंगा, शिफ्टिंग, खाने पीने के खर्चे सब मेरे तरफ, या फिर तुम आखिरी महीने की सैलरी मुझसे ले लेना, ठीक है? एक्स्ट्रा सैलरी ले लेना, वो सैलरी को यूज करके तुम खुद ही ट्रांसपोर्टेशन करवा लेना, खुद ही ट्रैवल बुक कर लेना, खुद ही खाने का खर्चा कर लेना, ठीक है? अब कंपनी की क्या दलील है, तुम कंपनी की दलीलें सुनो। सेटलमेंट अलाउंस डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ सर्विस। वो बोल रहा है भैया सेटलमेंट अलाउंस इस पे डिपेंड नहीं करता है कि वो बंदे ने कितने समय हमारे पास काम किया, ठीक है? इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू एम्प्लॉइज एलिजिबिलिटी अंडर द ट्रैवल रूल। वो बोल रहा है ये जो सेटलमेंट का खर्चा है वो किस पे डिपेंड करता है, वो एम्प्लॉय एलिजिबल है या नहीं ट्रैवल रूल के अंदर, ठीक है? या अगर वो लमसम पेमेंट लेने वाला है तो हमें लमसम पेमेंट इक्वल टू लास्ट ड्रॉन सैलरी उसे देना पड़ेगा। Since it is not related to the length of service of the employee, it should be accounted on claim basis. वो बोल रहे भैया जब लेंथ ऑफ सर्विस से कोई लेना देना नहीं है तो तुम जिस दिन पे करोगे उस दिन उसकी अकाउंटिंग करना। अब मुझे बात बताओ, जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस साइन किया होगा एम्प्लॉय के साथ, क्या तुमने उसे कमिटमेंट दिया था कि भाई मैं ये खर्चा तुम्हारे लिए करूंगा या तुम्हें आखिरी मंथ की सैलरी दे दूंगा? क्या तुमने कमिटमेंट किया था? बिल्कुल। अगर तुम कमिटमेंट से मुकरोगे तो एम्प्लॉय तुम्हारी बजाएगा कोर्ट वोट में, ठीक है? तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हें यह खर्चा करना पड़ेगा। तो क्या मैं ये देख पा रहा हूं कि एम्प्लॉय जब भी रिटायर करेगा तब मुझे उसे ये पैसा देना पड़ेगा, सेटलमेंट अलाउंस उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। तो तुम्हें प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तुम्हें प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है?
आर वी क्लियर? सबको क्लैरिटी है? अब याद रखो, मैं ये चेक करूंगा कि भाई कि वो एम्प्लॉय रिटायर कितने समय बाद होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आज जो एम्प्लॉय मेरे पास ज्वाइन कर रहा है वो 10 साल बाद रिटायर होगा, तो मैं एस्टिमेट करूंगा कि उसकी 10 साल बाद सैलरी कितनी होगी। 10 साल बाद सैलरी कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि 10 साल बाद के ट्रांसपोर्ट का खर्चा तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा ना, मेरी लिमिटेशन है कि 10 साल बाद कितना ट्रैवल का खर्चा होगा, कितना खाने का खर्चा होगा, मैं वो निकालने में सक्षम नहीं हूं। बट मैं 10 साल बाद क्या उसकी सैलरी निकाल सकता हूं? यस। तो 10 साल बाद मुझे उसे सैलरी देनी है, ओके, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कहीं ना कहीं, ठीक है, डन। और मैं अकॉर्डिंगली क्या करूंगा? प्रोविजन बनाऊंगा। चलिए, तो इसका एक बार हम थियरी पढ़ते हैं। Where payment is promised to be made to an employee at or near retirement, ठीक है, present significant difficulties in determining the amount of periodic shall be charged to profit and loss account, ठीक है। The contention of the company is wrong, ठीक है। The contention of the company that the settlement allowance will be accounted for on claim basis is not correct, even if company's obligation under the scheme is uncertain and requires estimation। अरे अकाउंट्स का प्रूडेंस प्रिंसिपल का जीवन ही एस्टिमेशन बेसिस पर है। In estimating the obligation, assumption may be made regarding the future conditions and event which are largely outside the control of the company. Thus, settlement allowance payable by the company is defined as retirement benefit covered under AS 15. Provision should be made every year. जैसे हमने डिफाइंड बेनिफिट प्लान के तहत कैलकुलेशन किए थे, वैसे यहां पे भी हमें कैलकुलेशन करना चाहिए और प्रोविजन बनाना चाहिए और एक्चुअली से वैल्यूएशन भी करवाना चाहिए। Where, however, the amount of provision so determined is not material, company can follow some other method। वो बोल रही है प्रोविजन बहुत तुच्छा है, बहुत नीच है, बहुत तुच्छा अमाउंट है, तो चलो ठीक है प्रोविजन नहीं भी बनाए तो चलेगा, लेकिन टेक्निकली आपने एएस 15 के हिसाब से वो रिटायरमेंट बेनिफिट है, आपने उसका प्रोविजन बनाना चाहिए। और जब आप प्रोविजन बनाओगे तो वंस इन अ ब्लू मून, मतलब वंस इन अ ब्लू मून नहीं, माय बैड, साल में एक बार आपने एक्चुअली से वैल्यूएशन भी करवा लेना चाहिए, ठीक है। तो चलो राजा, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज सीरियस साइनिंग ऑफ, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।